नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। खान अब्दुल गफ्फार खान की जयंती आज। फ्रंटियर गांधी के नाम से हैं प्रसिद्ध। लाल कुर्ती संगठन का किया था नेतृत्व। बजट में राजकोषीय घाटे पर हुई चर्चा। विशेषज्ञों ने जताई नाउम्मीदी। महंगाई से सीधा ताल्लुक रखता है राजकोषीय घाटा। और FSSAI ने की बैठक। कई नियमों में किया बदलाव। फूड प्रोडक्ट्स के लिए टैग हासिल करना हुआ आसान। आइए खबरों की शुरुआत करें। बीते दिनों भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। हम बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। आज यानी 6 फरवरी को ही उनकी जयंती मनाई जाती है। दरअसल आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान के बाशिंदे एक ही देश का हिस्सा थे, ये आप जानते हैं। दोनों के नागरिकों ने साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही एक शख्स थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, फक्रे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को वर्तमान पाकिस्तान के पश्तून परिवार में हुआ था। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। उन्होंने साल 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया। इस संगठन ने खान अब्दुल गफ्फार खान को आंदोलन के दौरान एक अलग पहचान दिलाई। इस संगठन को रेड शर्ट संगठन के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। साथ ही खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को प्रोत्साहन और हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार थे, बड़े हिमायती थे। महात्मा गांधी के करीबी माने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध के समय उनके साथ आए। वे भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। भारत सरकार ने साल 1987 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। वे भारत रत्न से नवाजे गए पहले गैर भारतीय थे। आप कुछ ऐसी शख्सियतों के नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न दिया गया लेकिन वे भारत के नागरिक नहीं थे। आप जानते हैं भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन शामिल थे। भारत रत्न के लिए लिंग, नस्ल, व्यवसाय और स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। इसके लिए औपचारिक सिफारिशों की जरूरत नहीं होती। इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जैसे कि पुरस्कार में मौद्रिक तौर पर कोई धनराशि नहीं दी जाती। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। अभी तक पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में 5 महिलाएं शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। उनके बाद मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता दीनानाथ मंगेशकर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसमें एक कंडीशन यह भी है कि एक साल में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के मुताबिक इन पुरस्कारों को पाने वाले व्यक्ति इसे अपने नाम में प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इसे पाने वाले व्यक्ति बायोडेटा या विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति या राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पुरस्कारों को संवैधानिक तौर पर उचित बताया था। हमारी थाली में पहुंचने से पहले खाना बहुत से हाथों से होकर गुजरता है, इसलिए उसकी सुरक्षा उत्पादन से लेकर थाली में पहुंचने तक करने की जरूरत होती है। वैश्विक स्तर पर यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कायदे कानून WHO और FAO जैसी संस्थाएं तैयार करती हैं। आप जानते हैं भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह काम किसके जिम्मे है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी मिली है। हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में FSSAI की एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें एक अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रीमलाइन किया गया। इससे क्या फायदा होगा? फूड बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स के लिए टैग, मसलन एग मार्क लेने के लिए अलग अलग अथॉरिटी के पास भटकना नहीं होगा।
फूड प्रोडक्ट्स के लिए केवल FSSAI के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसके अलावा FSSAI ने एक मैनुअल जारी किया है जो फूड प्रोडक्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुपालन के तरीके बताएगी। साथ ही FSSAI स्टैंडर्ड ऑफ मीट प्रोडक्ट्स के तहत हलीम के लिए भी स्टैंडर्ड तय करने जा रही है। इसके लिए वर्तमान में कोई तय मानक नहीं है। आप जानते हैं हलीम क्या होता है? हलीम एक डिश है जो मीट, दालों, अनाज और अन्य उत्पादों से मिलकर बनती है। FSSAI एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। उनकी बजट स्पीच के आंकड़ों पर लगातार एक्सपर्ट्स अब कमेंट कर रहे हैं। इनमें से एक है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। आंकड़ों पर चर्चा करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है या किसी भी जरिए से आपकी आय हर महीने 30,000 रुपए है, लेकिन आप खर्च हर महीने 40,000 रुपए कर देते हैं। तो जो 10,000 रुपए का गैप है उसे पूरा करने के लिए आप या तो किसी से उधार लेंगे या अपनी कोई संपत्ति जैसे मोबाइल वगैरह बेच देंगे। ये जो 10,000 रुपए का अंतर आपके खर्च और आय के बीच में है, यही राजकोषीय घाटा है। सरकार के मामले में जब व्यय यानी खर्च सरकार के राजस्व से ज्यादा हो जाता है तो इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के राजस्व का सबसे अहम हिस्सा टैक्सेस यानी कर होते हैं। वहीं जब सरकार का राजस्व उसके व्यय से ज्यादा होता है तो इसे फिस्कल सरप्लस कहा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई सरकार सरप्लस मेंटेन कर पाए। सरकारें आमतौर पर फिस्कल डेफिसिट को ही नियंत्रित करने में जुटी रहती हैं। अब आते हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण पर, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को GDP के मुकाबले 5.1% तक रखेगी। इतना ही नहीं, 2025-26 के लिए आंकड़ा 4.5% रखने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजकोषीय घाटा GDP के मुकाबले 5.3 या 5.4% के आसपास रहेगा। इकोनॉमी की दुनिया में एक और शब्द प्रचलित है, नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज। ये राजकोषीय घाटे से अलग चीज है। आमतौर पर नेशनल डेट और फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नेशनल डेट वह राशि है, वह धनराशि है जो किसी देश की सरकार को किसी निश्चित समय पर अपने देनदारों को चुकानी होती है। यह लंबे वक्त तक राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ली गई उधारी के जरिए कलेक्ट होता है। सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई मार्केट से पैसा उठाकर ही करती है और सरकार को मार्केट से पैसा आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि सरकार मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो बॉन्ड जारी करती है उन्हें रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि सरकार पैसा चुकाने के लिए केंद्रीय बैंक भारत के मामले में RBI से फ्रेश करेंसी जारी करवा सकती है। राजकोषीय घाटे के बारे में एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए, राजकोषीय घाटे और महंगाई के बीच भी प्रत्यक्ष संबंध है। सरकार का राजकोषीय घाटा ज्यादा होने पर महंगाई भी ज्यादा होती है। कोविड के टाइम पर सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के मुकाबले 9.17% तक पहुंच गया था और उस वक्त के महंगाई के हालात से हम सब वाकिफ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भारत में बुजुर्गों की स्थिति को लेकर लोकसभा में कई जानकारियां पेश की थी। इनमें इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के तथ्यों को भी शामिल किया गया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा तैयार किया गया है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करने के लिए तैयार करना होगा, जिससे उनके रोजमर्रा के काम आसान हो सकें। रिपोर्ट की माने तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे मसलन अल्जाइमर और डिमेंशिया को आज भी समाज में स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे भारतीय जनसंख्या की उम्र बढ़ रही है, केयर गिविंग का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक सुरक्षा की कमी, कमतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल इग्नोरेंस शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार इस दिशा में संवैधानिक प्रावधानों के जरिए और कानूनों के जरिए काम कर रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41
बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। इसके अलावा देश में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए देश में नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स काम कर रही है। सरकार कई योजनाएं जैसे अटल वयो अभ्युदय योजना, अटल पेंशन योजना और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम्स चला रही है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत निजी क्षेत्र के लिए भी बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करने का प्रावधान किया गया है। आमतौर पर 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। WHO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में सीनियर सिटीजन 8.6% की हिस्सेदारी रखते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। कोसोवो एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय है सर्बियाई मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध। दरअसल कोसोवो ने वित्तीय नियंत्रण और यूरो के उपयोग को सामान्य बनाने के लिए सर्बियाई दिनार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने क्षेत्र में एक नए विवाद को जन्म दिया है। आपको बता दें, सर्बिया और कोसोवो बाल्कन प्रायद्वीप के दो देश हैं तथा कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हालांकि सर्बिया अभी भी इसे सर्बियाई क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानता है और भारत ने भी इसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की है। इसकी सीमा सर्बिया, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो से लगती है। वाराणसी और मथुरा में मस्जिदों के कानूनी विवाद ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के बाद PV नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थलों की स्थिति को स्थिर करने के लिए 1991 में एक विशेष कानून बनाया। इस कानून का मकसद सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की रक्षा करना था, अर्थात 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बरकरार रखना था। हालांकि अयोध्या में विवादित ढांचे को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था तथा यह अधिनियम उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं होगा जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि उल्लास योजना समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ के नाम से जानी जाती है, जिसका मूल मंत्र है जन जन साक्षर। यह योजना 15 साल और उससे अधिक आयु के समस्त गैर साक्षरों पर लक्षित है। इस योजना में 5 घटक शामिल हैं: बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, आवश्यक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। हाल ही में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट यान की उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस यान को अभ्यास नाम दिया गया है। इस परीक्षण के तहत बूस्टर को सुरक्षित रूप से शुरू करना, लॉन्चर क्लियरेंस और आवश्यक लॉन्च वेग जैसे उद्देश्य को टेस्ट किया गया। इसे DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE द्वारा डिजाइन किया गया तथा स्वदेशी रूप से विकसित इस यान को ऑटो पायलट की मदद से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संयुक्त रूप से काली गर्दन वाले सारसों का आकलन कर रहे हैं और लद्दाख क्षेत्र में 2016-17 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार काली गर्दन वाले सारसों की संख्या लगभग 66 से 69 के बीच थी। आपको बता दें कि काली गर्दन वाले सारस को ट्रंग ट्रंग कार्मो के नाम से भी जाना जाता है और लद्दाख ने इसे राज्य पक्षी के रूप में मान्यता भी प्रदान की है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में संकट के निकट यानी नियर थ्रेटेंड और साइट्स की परिशिष्ट 1 में वर्गीकृत है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, पंचायतों के गठन से, बुढ़ापे में लोक सहायता पाने के अधिकार से या फिर शिक्षा के अधिकार से। आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, घर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा
या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। अगला सवाल था माघ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मेघालय, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर? सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में देने हैं। नमस्कार।